हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो के अंदर हम शिक्षा, मनोविज्ञान, अवधारणा, क्षेत्र और कार्य। तो स्टार्ट करते हैं। मनोविज्ञान का कौन सा क्षेत्र मुख्य रूप से कक्षा में शैक्षणिक प्रदर्शन को प्रभावित करने वाले कारकों के अध्ययन पर केंद्रित है? तो वो शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान एजुकेशन साइकोलॉजी मनोविज्ञान की यह शाखा शैक्षिक निष्पादन से संबंधित जो बालक की सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले सभी कारकों का अध्ययन करती है। यह मनोविज्ञान की एक अनुपयुक्त शाखा है जिसका उद्देश्य शैक्षिक कार्यों में संलग्न व्यक्तियों की सहायता करना है। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक ई एल थॉर्नडाइक है। निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र शिक्षा मनोविज्ञान के कार्यों के सम्मिलित क्षेत्र है? तो सारी है विकास भी है, अपवादात्मक बालक की अधिगम प्रक्रिया है, व्यक्ति विभिन्नताएं है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित अधिगमकर्ता पक्ष में सम्मिलित है? तो वो है 2, 3, 2, 3, 5, 6। विद्यार्थी का व्यक्तित्व है, बुद्धि है, मनोविज्ञान की समस्या है, व्यक्तिगत विभिन्नता है। मनोविज्ञान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी विद्यालय का संगठनात्मक घटक नहीं है? तो वह आदेश और अनुशासन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान के महत्व को स्पष्ट नहीं करता है? वो है समूह है गतिकी को समझने में। फिर ये शिक्षा मनोविज्ञान की सीमाओं से संबंधित कुछ कथन निम्नलिखित है। तो फिर है इसका हमको सही बताना है। तो जो सही है अब देखना है। शिक्षा मनोविज्ञान के सिर्फ सिद्धांत, नियम तथा तथ्य का ज्ञान समुचित शिक्षण माहौल उत्पन्न करने में असमर्थ है। शिक्षा मनोविज्ञान में अधिक आत्मनिष्ठता होने से परिणाम एवं निष्कर्ष विश्वसनीय नहीं होते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांतों का प्रयोग वस्तुनिष्ठ ढंग से नहीं हो पाता है। तो ये सही है। फिर बाद में शिक्षा मनोविज्ञान विद्यालय अधिगम तथा उसके समस्त पहलुओं का अध्ययन है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? तो ये कैरोल के द्वारा दी गई है। फिर बात के अंदर आ जाता है निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र मनोविज्ञान से संबंधित अधिगमकर्ता पक्ष में सम्मिलित है? तो ये फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ। व्यक्तिगत विभिन्नताएं, विकासात्मक विशेषताएं, मानसिक स्वास्थ्य। निम्नलिखित में कौन से क्षेत्र शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित अधिगमकर्ता पक्ष में सम्मिलित है? तो जो सम्मिलित है ना, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ और सिक्स्थ। व्यक्तिगत विभिन्नताएं, विकासात्मक विशेषताएं, मनोवैज्ञानिक समस्या है, मानसिक स्वास्थ्य है। शिक्षा मनोविज्ञान का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अधिगम परिस्थिति पक्ष से संबंधित नहीं है? तो विद्यार्थी की मनोसामाजिक समस्या ये संबंधित नहीं है, जबकि सारे हैं। विद्यालय का सामाजिक वातावरण है, शिक्षा का मनोबल है, अध्यात्मक की प्रवृत्ति और व्यवहार है। फिर बाद में जाता है मनोविज्ञान का निम्नलिखित में से कौन सा संप्रति शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करता है? जो प्रभावित करता है वो परिपक्वता है, विप्रेरणा है, विवृत्ति है और अभिक्षमता भी है। शिक्षा मनोविज्ञान के अध्यापक के लिए नियत नीचे दिए ये जा रहे हैं। फिर हमको उपयोग का उपयोग करते हुए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सर्वाधिक उपयुक्त होगा? तो तीनों ही सही है। बालक की विकासात्मक विशेषताओं को समझना, बालक की समूह गत्यात्मक को समझना, शिक्षण को प्रभावी विधियों को समझना। शिक्षा मनोविज्ञान के कार्यों के बारे में निम्नलिखित से कौन सा विकल्प सही है? तो सही है वो सुनना है। छात्रों की अधिगम हेतु अभिप्रेरित करना, यही सही है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है? तो जो नहीं है ना वो फर्स्ट है, हर बालक के लिए प्रारंभिक शिक्षा अनिवार्य है। प्रारंभिक शिक्षा अनिवार्य ये गलत है। सीखने संबंधित अनुभव है, शिक्षार्थी से संभव रिलेटेड है, सीखने की प्रक्रिया से रिलेटेड है। फिर शिक्षा मनोविज्ञान शाखा है व्यवहारात्मक मनोविज्ञान की। ये किसने कहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक अभिवृत्ति और विकास का व्यवस्थित अध्ययन है? जे एल स्टीफन ने कहा है। शिक्षा मनोविज्ञान एक सकारात्मक विज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान की इस प्रकृति के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो जो सही नहीं है वो तड़ी यह तथ्य को तर्क और नैतिकता की दृष्टि से लेती है, जैसा कि उन्हें होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में सही कथन नहीं है? तो जो सही नहीं है ना वो सेकंड सही नहीं है। शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जो केवल शिक्षण से संबंधित होती है, ये गलत है। मनोविज्ञान के सिद्धांतों और परिणामों का शिक्षा के क्षेत्र में निष्पक्ष शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों के मनोविज्ञान का पक्ष का अध्ययन है। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का क्रमबद्ध अध्ययन है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान के महत्व के संदर्भ में सही है? तो जो सही है वो तीनों ही है। यह विद्यार्थी के व्यवहार में उचित परिवर्तन लाने में सहायता करता है। यह शिक्षकों में शैक्षिक समस्याओं को सुलझाने के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति विकसित
करता है। फिर यह शिक्षकों को विद्यार्थी की व्यक्ति विभिन्नताओं को नजरअंदाज करने हेतु प्रेरित करता है। फिर व्याख्या देती है, शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता, महत्व, व्यक्तिगत भिन्नता को समझने में सहायक, बाल केंद्रित होती है। शिक्षा है अनुशासन है और चरित्र निर्माण में उपयोगी है, निर्देशन और परामर्श में सहायक है, अध्यापन को स्वयं की जानकारी, विशेषण विधियों का ज्ञान, पाठ्यक्रम निर्माण में सुधार। फिर निम्न में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की विशेषता नहीं है? तो जो नहीं है वो फर्स्ट नहीं है। शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य केंद्र दर्शन शास्त्र का अध्ययन है, ये गलत है। शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य केंद्र मानव का व्यवहार है। शिक्षा मनोविज्ञान का शैक्षिक परिस्थिति में मानव व्यवहार का अध्ययन है। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षण अधिगम प्रक्रिया हेतु सरल मार्ग प्रशस्त है। फिर हमको मिलान करना है। देखो, जो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत ना वो दिया है फ्रायड ने, और जो मनोविज्ञान गुण सिद्धांत ना वो दिया है जूंग ने। गुण सिद्धांत जो है वो जूंग ने दिया है। फिर बात के अंदर आ जाता है जो मार्ग सिद्धांत ना वो H.A. मूरे ने दिया है। पदानुक्रम सिद्धांत ना वो दिया है विलियम जेम्स ने दिया है। फिर निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति से संबंधित नहीं है? तो संबंधित नहीं है ना, यह एक मानकीय विज्ञान है, यह संबंधित नहीं है। यह एक व्यवहारपरक विज्ञान है, यह एक सामाजिक विज्ञान है, यह एक धनात्मक विज्ञान है। एक अध्यापक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का शैक्षिक निहितार्थ है बालकों या विद्यार्थियों को समझना। फिर है कॉलम फर्स्ट मनोविज्ञान के स्कूल और कॉलम सेकंड मनोवैज्ञानिकों के नाम। तो देखो, मनोविश्लेषण ना सिगमंड फ्रायड ने दिया था। व्यवहारवाद ना वो दिया था C.L. हॉल ने दिया था। और जो गेस्टाल्टवाद ना वो मैक्स वर्डेमन ने दिया था। और निर्मिततावाद ना वो दिया था लेव वेगोट्स्की ने दिया था। शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित है, दिए गए सभी विकल्प सही है। अधिगम संस्थितियों से, अधिगम प्रक्रिया से, अधिगमकर्ता से। फिर बाद में जाता है मनोविज्ञान का वह मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है और इसका घनिष्ठ संबंध शिक्षा से इसलिए क्योंकि शिक्षा बालक के व्यवहार में परिवर्तन लाना चाहती है। फिर मनोविज्ञान ने शिक्षा को बना दिया है, बाल केंद्रित बनाते हैं। एक शिक्षा के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की उपदेयता है। तो स्वयं के ज्ञान एवं तैयारी के बारे में जानकारी के लिए, बालकों की आवश्यकताओं की जानकारी के लिए सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर उसने मन का त्याग किया, उसके बाद उसने चेतना का त्याग किया। अब व्यवहार विधि को स्वीकार करने में यह कथन किसने दिया है? तो यह है वुडवर्थ का कथन। जब एक ही विषय के विकास का अध्ययन अधिक अवधि तक किया जाता है, इस अध्ययन को कहते हैं, तो इसे कहते हैं अनुदैर्ध्य अध्ययन कहते हैं। किस मनोविज्ञान ने समाओं के द्वीपों पर अनुदैर्ध्य अध्ययन किए थे? तो ये मार्गरेट मीड ने किए थे। मनोविज्ञान की निम्न शाखाओं में से अनुपयुक्त मनोविज्ञान कौन सा है? शिक्षा मनोविज्ञान है। तुलनात्मक मनोविज्ञान नहीं, शिक्षा मनोविज्ञान है। पहली मनोवैज्ञानिक एक प्रयोगशाला की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो वो की गई थी इवुंट के द्वारा की गई थी। फिर है शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा जो शिक्षण तथा अध्ययन से संबंधित है, इस विचार के प्रतिपादक है, तो वह है स्किनर है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता से संबंधित नहीं है? तो जो संबंधित नहीं है ना वो है फॉर विज्ञान की तरह अपने नियमों और सिद्धांतों का उपयोग विषय निश्चित ढंग से करने में सहायक है, ये गलत है। ये सही है, समय गतियों को समझने में सहायक है, पाठ्यक्रम के निर्माण में भी सहायक है, कक्षा में शैक्षिक वातावरण उत्पन्न करने में भी ये सहायक है। निम्नलिखित में से शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र सामाजिक प्रक्रिया के अंतर्गत वर्गीकृत नहीं है। तो जो नहीं है ना वो है आत्मभाव, ये नहीं है, बाकी खेल है, अनुकरण है, पाठ्यक्रम सामग्री भी है। फिर बात ज्ञान आ जाता है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया। मनोविज्ञान शिक्षण अधिगम प्रक्रिया तुम्हारे पक्ष को महत्वपूर्ण मानकर किस तरह के संबंधों की स्थापना को प्राथमिकता देता है? तो वो है शिक्षक और विद्यार्थी। एडम्सन ने शिक्षा को द्विमुखी प्रक्रिया माना है, जिसमें शिक्षक और शिक्षार्थी दो ही तत्व शामिल हैं। शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें एक व्यक्ति
एक व्यक्तित्व दूसरे पर एक दूसरे के विकास में परिवर्तन के लिए कार्य करता है। यह क्रिया चेतना युक्त और संप्रयोजन होती है। फिर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में मनोविज्ञान विद्यार्थी के लिए कहाँ तक उपयोगी प्रतीत होती है, तो वह विद्यार्थी के मध्य प्रतिस्पर्धा बढ़ाने में ये गलत है। फिर है अपनी योग्यता और क्षमताओं को जानने में, वातावरण के साथ समायोजन करने में, अधिगम उद्देश्यों की प्राप्ति में भी है। फिर बात करना निम्नलिखित में से शिक्षा मनोविज्ञान का कौन सा क्षेत्र शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से संबंधित नहीं है, तो नहीं है ये विद्यालय का सकारात्मक वातावरण संबंधित नहीं है। अधिगम समस्या का निदान, अधिगम मूल्यांकन, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक है। फिर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए रचना वादी उपागम की विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है, तो जो कौन सी है ना वो है 1 2 3 तीनों ही है। ध्यान सिखाने पर न ही बल्कि सीखने पर होता है। विद्यार्थी अपने पूर्व ज्ञान या अनुभव उनसे अर्थ निकालते हैं। गतिविधियों परस्पर संवादात्मक और छात्र केंद्रित होती है। फिर है अधिगमकर्ता और अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक शिक्षा मनोविज्ञान के कौन से क्षेत्र से मुख्यतः संबंधित है, तो वो अधिगम परिस्थितियों से है। ये किसने परिभाषित किया है कि वह शिक्षण जो सीखने वाले को सामाजिक भूमिका संपन्न करने के लिए समर्थ बनाता है, सामाजिकरण किया जाता है। एम जॉनसन ने बोला है ऐसा। फिर 1920 में पश्चिम भारत में मोंटेसरी स्कूल की स्थापना स्कूल किसने शुरू किया था, वो है गिजुभाई बधेका ने। वे क्या है इसकी, गिजुभाई बधेका गुजराती भाषा के लेखक और महान शिक्षा शास्त्री थे। उनका पूरा नाम गिरिजा शंकर भगवान जी बधेका था। उन्होंने बाल मंदिर नामक विद्यालय भारत में मोंटेसरी शिक्षा की शुरुआत की स्थापना की थी। फिर शिक्षण अधिगम का मनोवैज्ञानिक आधार किस पर निर्भर करता है, तो वो अध्यापन शैली पर करता है। फिर बाद में जाता है क्या मनोवैज्ञानिक निर्धारक बुद्धि और मानसिक विकास, रुचि और दृष्टिकोण, महत्वाकांक्षा का स्तर, उपलब्धि, प्रेरणा, इच्छा शक्ति, विल पावर, संयोगात्मक और स्वभावगत विशेषताएं। फिर ये विस्तार शिक्षा के सिद्धांत आधारित है, तो वो सभी के ऊपर ही करता है। जैसे आवश्यकता है रुचियों पर भी है, सहयोग है, भागीदारी पर भी है, करके सीखना पर भी है, सारे के सही है। शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में कौन सा कारक अधिगम प्रक्रिया से संबंधित नहीं है, तो जो संबंधित नहीं है ना वो है विकासात्मक विशेषता संबंधित नहीं है, जबकि प्रत्यक्षीकरण, चिंतन है, लेखन है, वार्तालाप है और अधिगम के लिए अभिप्रेरणा है। फिर शिक्षा प्रक्रिया में मुख्य तत्व है, तो मुख्य तत्व है अधिगम करता है, शिक्षक है, अधिगम है, अनुभव है, अधिगम प्रक्रिया है, अधिगम परिस्थितियां है। शैक्षिक प्रक्रिया में मुख्य घटक सम्मिलित है, तो जो सम्मिलित है अधिगमकर्ता और शिक्षक है, अधिगम अनुभव, अधिगम प्रक्रिया और अधिगम वातावरण। आई के डेविस ने शिक्षा के लिए शिक्षण अधिगम अधिगम व्यवस्था हेतु 4 कार्यों का सुझाव दिया। निम्न में से कौन से इन 4 कार्यों का सही तार्किक क्रम दर्शाता है, तो वो है नियोजन है, संगठन है, अग्रसरण है, नियंत्रण है। हमारे पाठ स्कूल से प्रारंभ होकर सूक्ष्म में समाप्त होना चाहिए, ये कहा है, तो स्पेंसर ने कहा है ऐसा। शिक्षण देते हुए समय अध्यापक महत्वपूर्ण सूत्रों का अनुकरण करता है, जिनकी रचना बच्चों को ध्यान में रखकर की गई है। हेल्बर्ट स्पेंसर के अनुसार हमारे पाठ मूर्त मूर्त से प्रारंभ होकर होने चाहिए तथा अमूर्त में समाप्त होने चाहिए। ये किसने कहा, तो यह शिक्षण को रोचक बनाना है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को निम्नलिखित पदों को सही क्रम में रखते हुए नीचे दिए गए कोटों का सही का उत्तर कीजिए, तो जो सही है ना वो है सबसे पहले नियोजन होगा, फिर बाद के अंदर संगठन होगा, फिर बाद में नेतृत्व होगा, फिर बाद में नियंत्रण होगा। देखो शिक्षण अधिगम के सोपान, आई के डेविस पुस्तक शिक्षण अधिगम का प्रबंधन, पुस्तक मैनेजमेंट ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग 4 सोपान बताएं। शिक्षण अधिगम का नियोजन प्लानिंग है, इसमें पाठ्य पुस्तक विश्लेषण, कार्य विश्लेषण, उद्देश्यों का निर्धारण व उनको लिखना आदि क्रियाएं की जाती है। शिक्षण अधिगम की व्यवस्था ऑर्गेनाइजेशन, इसमें शिक्षण की विधि का चयन, श्रव्य दृश्य सामग्री संप्रेषण युक्तियों की सहायता से अधिगम वातावरण का निर्माण किया जाता है। शिक्षण अधिगम का अग्रसर या मार्गदर्शन मोटिवेशन अभिप्रेरित करना है। शिक्षक छात्रों को प्रेरित करता है। शिक्षण अधिगम का नियंत्रण कंट्रोलिंग शिक्षण अधिगम की सफलता को जांचना, पुनः योजना बनाना व मूल्यांकन करना है। कक्षा कक्ष में शिक्षण अधिगम की दृष्टि से शिक्षक को बालकों के विकास में किन पक्षों को ध्यान में रखना चाहिए, तो ध्यान में रखना चाहिए मानसिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक। इन्हीं में से कौन सा कथन असत्य है, तो जो असत्य कथन है ना वो है हमारा
तो यह अधिगम में उपलब्धि अभिप्रेरणा की कोई भूमिका नहीं है, ये रोग है। अधिगम का स्वास्थ्य अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करता है। विषय वस्तु की प्रकृति अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करती है। फिर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में निम्न में से कौन सा केंद्र बिंदु होता है? तो वो क्या होता है? छात्र होता है। चलना, भाव, भंगिमा, आवाज में उतार चढ़ाव, श्रव्य दृश्य क्रम में बदलाव निम्न में से किस शिक्षण कौशल के घटक है? तो वह है उद्दीपन भिन्नता के घटक है। निम्नलिखित में कौन सा घटक शिक्षण कौशल से संबंधित नहीं है? जो संबंधित नहीं है, निर्देशन और परामर्श नहीं है संबंधित। फिर आ जाता है व्याख्या। शिक्षण कौशल प्रोफेसर डी एलन रायन ने 14 शिक्षण कौशल, डॉक्टर पाशी ने 13 और डॉक्टर जंगीरा ने 20 शिक्षण कौशल बताए हैं। भारत में 21 कौशल के केस बताए हैं। प्रमुख उद्दीपन, परिवर्तन, पुनरावलोकन, उदाहरण, दृष्टांत, व्याख्यान, खोजपूर्ण, प्रश्न अनुशीलन, प्रश्न, मौन, शामपट, प्रस्तावना, मूल्यांकन, स्पष्टीकरण, कक्षा कक्ष प्रबंध कौशल। फिर अध्यापन कौशल की कुछ आवश्यक बातें नीचे दी गई है। फिर उनमें से हमको बतानी है, सही चुनना है। जो सही है, सीखने वाले समूह को विपरीत करना, पाठ्यपुस्तक को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करना, श्रव्य दृश्य सामग्री का समुचित प्रयोग करना। जो छात्र कक्षा में बहुत क्वेश्चन पूछते हैं, आप उनके साथ कैसा व्यवहार करोगे? सराहना करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही रूप से युग्मित है? तो युग्मित है चारित्रीकरण, भावात्मक परिक्षेत्र। कौन सा चित्रण स्तर शिक्षण स्तर के आदान प्रदान करता है? तो वह स्मृति स्तर शिक्षण। फिर है शिक्षण स्तर। हमें शिक्षण उपगम स्मृति क्षेत्र यह शिक्षण की विचारहीन तथा प्राथमिक अवस्था है। मोरिशन शिक्षण उपागम बोध स्तर स्मृति स्तर के बाद बोध स्तर कम आता है। हंट शिक्षण उपागम चिंतन चिंतन स्तर शिक्षण का तीसरा और अंतिम स्तर चिंतन स्तर है। इसमें स्मृति और बोध दोनों सम्मिलित है। सीखने की प्रक्रिया का क्रम क्या है? तो जो है मतलब सबसे पहले आएगा लक्ष्य, बताए लक्ष्य है। फिर है विभिन्न अनुक्रिया आएगी। फिर इसके बाद के अंदर आएगा बाधा आएगी। बाधा के बाद के अंदर सफल प्रयत्न आएंगे। सफल प्रयत्न के बाद में आएंगे हमारा अभिप्रेरक। देखो अधिगम प्रक्रिया अभिप्रेरक, अधिगम प्रक्रिया अभिप्रेरक, विभिन्न अनुक्रियाएं, बाधा बाधा प्रयत्न, फिर लक्ष्य। निम्नलिखित में से कौन से अधिगम की सर्वाधिक प्रभावशाली विधि है? तो वह है करके सीखना। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम प्रक्रिया का सही तार्किक क्रम है? तो सही तार्किक क्रम जो है ना वो है आवश्यकता है, तत्परता है, स्थिति है, अंतःक्रिया। शिक्षण प्रक्रिया में कौन स्वतंत्र से चर होता है? तो वो होता है शिक्षक होता है स्वतंत्र। निम्न शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को क्रमवार जमाइए। सीक्वेंस वाइज जमाना है। देखो सबसे पहले आएगा उद्देश्य का निर्माण करना, ठीक है। फिर आ जाएगा वर्तमान ज्ञान को पूर्व ज्ञान से जोड़ना। फिर आ जाएगा सामग्री का प्रस्तुतिकरण। फिर आ जाएगा मूल्यांकन। फिर बाद में है शिक्षण प्रक्रिया में पारस्परिक प्रभावों को सम्मिलित किया जाता है, जिसमें दूसरों की व्यवहार क्षमताओं के विकास का लक्ष्य होता है। प्रजातांत्रिक शिक्षण व्यवहार की उपरोक्त परिभाषा दी है, तो दी है एन.एल. गेज ने दी है। फिर बाद में हिंदी में निम्न से कौन सा अधिगम प्रक्रिया का परिणाम नहीं है? तो परिपक्वता नहीं है अधिगम अधिगम इनकी प्रक्रिया का परिणाम। फिर इसमें ज्ञान है, संकल्पना भी है, विभक्ति भी है। फिर जाता है कारक जो व्यवहार में स्थायी और अस्थायी अस्थायी के बीच परिवर्तन लाता है, तो वो है प्रशिक्षण। फिर है शिक्षक स्कूल में छात्रों के लिए एक आदर्श मॉडल। कक्षा में शिक्षक जो कहता है या करता है, छात्र उसका अनुकरण करता है। अनुकरण करता है। अवलोकनात्मक अधिगम प्रक्रिया के अनुसार इस मुख्य प्रक्रिया को कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है अवधान किया जाता है। विषय को याद करने हेतु विद्यार्थी एक प्रक्रिया का उपयोग करता है, जिसमें वह समय के साथ सूचनाओं की रचनात्मक पुनरावृत्ति करता है। यह प्रक्रिया कहलाती है पूर्वाभास कहलाती है। फिर निम्न में से कौन सा अधिगम प्रक्रिया में सम्मिलित है? तो जो सम्मिलित है ना वो तीनों ही है। इसमें अधिगम का मनोविज्ञान है, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक भी, अधिगम के लिए भी प्रेरणा भी है। फिर बात किया जाता है अधिगम समस्या का निदान और उनका उपचार। शिक्षा मनोविज्ञान के कौन से क्षेत्र से संबंधित है? अधिगम प्रक्रिया से है। फिर बाद में सबसे पहले मोटिव आ जाता है। मोटिव वेरियस रेस्पॉन्सेस से विभिन्न अनुक्रियाएं
फिर आ जाती है बैरियर्स, बाधा, ये बैरियर है। फिर बाधा परिवर्तन है, सक्सेसफुल अटेम्प्ट्स है, और फिर गोल है। ठीक है, इसी के साथ ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। आगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर किशोर अधिगमकर्ता, शारीरिक संज्ञानात्मक विकास, संवेगात्मक विकास, नेतृत्वात्मक विकास और विशेषता शिक्षण अधिगम के निहितार्थ सिद्धांत देखेंगे।